जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों जितने भी हमारे मित्र हैं उस सभी मित्र दोस्तों मॉडल पेपर दोस्तों जरूर लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर लगाने से आपके दोस्तों जो टाइमिंग है, कहने का मतलब क्या है, एक घंटे में दोस्तों आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। तो दोस्तों आप एक घंटे में 18 प्रश्न कैसे करेंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। दोस्तों आपको प्रश्न आ रहा है, यदि आप एक घंटे में 18 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तब भी दोस्तों कोई मतलब उसका नहीं, नंबर थोड़ा आपको मिल जाएंगे। इसलिए एक घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। और दोस्तों मॉडल पेपर लगाने से आपको एक पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि जो आपका आने वाला पेपर है वो कैसा होगा, किस टाइप से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी दोस्तों आप मॉडल पेपर से सीख पाएंगे। और मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपके जो मैं मॉडल पेपर कराऊं वो दोस्तों आपके बिल्कुल पेपर से संबंधित ही हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा जो आपके बिल्कुल पेपर से संबंधित ही हो, पेपर से संबंधित आपके मॉडल पेपर में प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा। इसलिए दोस्तों आप सभी मित्र मॉडल पेपर को जरूर लगाइएगा और आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले वीडियो मिले इसके लिए दोस्तों मैंने एक तरीका और है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। तो यह दोस्तों किसी चैप्टर में दिक्कत है या कोई टॉपिक में समस्या है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से आपको पूरा सिलेबस यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराए। दोस्तों ये तीनों देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से आप सभी में प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर एंड पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, और मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे दोस्तों आता हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि a बराबर x सच दैट x सम संख्याएं क्या होती, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए और x की वैल्यू दोस्तों 4 या 4 से छोटी है। कह रहा है x लेस r इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू दोस्तों जो है वो 4 है या 4 से छोटी है और b बराबर इतना है तो b माइनस a चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतर वाला दोस्तों प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से इसको लगाइए। देखिए तो दोस्तों a बराबर यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिएगा सम संख्या के हाथ दोस्तों, देखिए 2, एक हमारी तो सम संख्या है नहीं, एक तो हमारी विषम संख्या है तो 2 हमारी सम संख्या होगी। उसके बाद देखिए 3 विषम संख्या तो 4 हमारी सम संख्या होगी। बस a दोस्तों ये होगा। अब b दोस्तों हमारे पास क्या है, ये देखिए b हमारे पास क्या है 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान से समझिएगा ये b है। अब आपसे पूछा b माइनस a, अब इसका मतलब क्या है, b में से a को घटाना है। तो इसको कैसे समुच्चय में कैसे परिभाषित करेंगे कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। क्या, b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं, देखिए क्या क्या नहीं है, ध्यान समझिएगा। b माइनस a क्या निकलेगा, b के ऐसे एलिमेंट लिखने जो a में, देखिए 2 तो a में है तो बेकार है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं तो 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो इसलिए बेकार है। उसके बाद यहाँ 5 है, वहाँ 5 नहीं तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 6 नहीं इसलिए 6 लिख लेंगे। यानी कि 3, 5, 6 b माइनस a क्या होगा, 3, 5, 6। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जब भी दोस्तों अंतर पूछे से b माइनस a कहेगा तो इसका मतलब b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। और दोस्तों आपसे a माइनस b कहेगा यानी कि a के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतर वाला कभी भी प्रश्न दोस्तों आपसे गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड देखिएगा।
सेकंड कह रहा है 16x² प्लस 25y² में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 16x² प्लस 25y में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 का, इसको ध्यान समझिए 4 का स्क्वायर और x² तो है ही है, और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और y²। ध्यान समझिए, इसको हम 4x का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 5y का होल आप स्क्वायर। अच्छा ध्यान समझिएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये दोस्तों देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, क्या होता है प्लस 2 इंटू a कितना आपका है 4x है और b कितना दोस्तों आपका है 5y, यही तो होता है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 2 कितना 2 की मल्टीप्लाई 4 से 2 चक्कू 8 और 8 पर 40 और xy यानी कि 40xy हो जाएगा। इसमें 40xy जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे अब देखिए ये किसका, ये जो मैंने लिखा है किसका फॉर्मूला बन गया, कौन सी आइडेंटिटी 4x प्लस 5y का होल आप स्क्वायर है। इसको यदि आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको क्या यही प्राप्त होगा 4x का होल आप स्क्वायर 5y का होल आप स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y। समझ पाए कि समझ पाए, जो दे रखा था उसको दोस्तों मैंने क्या a² b² बना लिया, उसके बाद 2ab उसमें मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया उसमें से, तो दोस्तों हमारा 40xy आ गया। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं, चाहे वस्तुनिष्ठ में हो और चाहे अतिलघु में हो। अगला कह रहा है, ये भी तो बहुत आसान है, 32 की पावर 1/5 का मान होगा। देखिए 32 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और देखिए 1/5 और 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 2 की पावर 5 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 होता है। तो देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना बचा 2 बचा रखिए, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिए। कह रहा है एक बेलन के बर्तन की त्रिज्या r है, जो बेलन है उसके बर्तन की त्रिज्या दोस्तों आपको r दे रखी है, उसके आगे कहता है और ऊंचाई 5r है, जो बेलन की ऊंचाई 5r, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या होता है 2πr नहीं कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या होता है 2πrh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। देखिए 2 और पाई r, देखिए त्रिज्या कितनी दोस्तों हमारी r है तो r ही रहा, और h दोस्तों आपका कितना यहाँ पर है h की जगह ऊंचाई कहा है ना, और यहाँ h दोस्तों क्या होती है ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर कितनी 5r है 5r, यानी कि h की जगह दोस्तों 5r कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान समझिएगा 2 पंचे 10 हो गया, पाई ही रहा और r की मल्टीप्लाई r से करेंगे r², 10πr²। कौन सा ऑप्शन सही 10πr²। अच्छा क्षेत्रफल का है, वर्ग पृष्ठ है क्या उसका वक्र पृष्ठ का, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ यहाँ दे रखा होता तो वर्ग सेंटीमीटर होता, मीटर दे रखा तो वर्ग मीटर होता। समझ पाए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता 2πrh होता है। ठीक है 2π ऐसे रहा, r दोस्तों त्रिज्या r दे ही रखी है और h दोस्तों जो ऊंचाई है 5r था, इसलिए मैंने h की जगह 5r रख दिया, साल कर लिया तो 10πr² हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, अगला अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 1:2:3 का विलोमानुपाती। दोस्तों आपसे चाहे कहे विलोमानुपाती ज्ञात करो, चाहे आपसे कहे प्रतिलोमानुपाती ज्ञात करो, चाहे आपसे कहे व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करो, ठीक है, इसमें से कुछ भी कहता है, या आपसे कहता है प्रतिलोम समानुपात ज्ञात, ये 4 चीजें, विलोमानुपाती कह सकता है, व्युत्क्रमानुपाती कह सकता है, विलोम समानुपात कह सकता है, ठीक है, विलोम समानुपात या प्रतिलोम समानुपात हो सकता है, प्रतिलोमानुपाती भी दोस्तों आपसे कह सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। तो 1:2:3 का विलोम, देखिए विलोम का मतलब उल्टा होता है, सिंपल सा हिंदी में पढ़ते हैं, विलोम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो उल्टा होता है ना उसका, तो इसमें भी उल्टा, तो 1 का उल्टा दोस्तों 1 हो जाएगा, 1/1 ही रहेगा, 1/1, और 2 का उल्टा 1/2, और 3 का उल्टा 1/3। बात समझ पाएंगे, समझिए इसका उल्टा होगा। अब दोस्तों इसका विलोम, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर है। देखिए यहाँ 1 2 3, तो देखिए इसके जो हर है उसका लासा ले ले, तो 1 2 3 का लासा दोस्तों कितना आएगा 6 ही आएगा, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जब सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 गुणे 6 अनुपात 1/2 गुणे 6 अनुपात 1/3 गुणे 6, अध्याय सॉल्व करिए। देखिए
2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दोस्तों हमारे पास क्या बचा जाए कि देखिए ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो 6/1 यानी कि 6 ही रहा अनुपात, यहाँ 3 बचा जाके, और यहाँ दोस्तों 2 यानी कि 6:3:2। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इतना आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी विलोमानुपाती निकालना है तो उसको पलट देना है, और उसके बाद दोस्तों क्या, उसका अनुपात निकाल लीजिए, सरल कर लीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा विलोमानुपाती होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। और ये हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखिए, छठा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, -1⁴ भागे -1⁻25 का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, और मैंने इस पर बहुत विधिवत से चर्चा, जब प्रैक्टिस सेट कराया उसमें मैंने दोस्तों बहुत विधिवत से इस पर चर्चा की है, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बताया था जब भी -1 दोस्तों सम संख्या होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा 1 आएगा, और जब भी -1 दोस्तों विषम संख्या होगी उसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका क्या माइनस में आएगा। कैसे, जैसे -1 सम संख्या मतलब 2 कर ले तो इसको -1 × -1 करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई बस 1 से हो जाएगा। और जैसे -1 विषम संख्या तो -1 विषम 3 होता है, 3 ले लें तो -1 × -1 3 बार करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई चाहिए नहीं बात, 1 ही आएगा। तो देखिए जब सम संख्या होगी तो 1 आएगा, विषम संख्या होगी तो माइनस, बस इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों -1 की पावर 49 डिवाइड -1 की पावर दोस्तों कितना 25, इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 49 बटे, भाग का मतलब बटे ही तो ना, -1 की पावर 25। ठीक है, अब ध्यान समझिए, -1 की पावर 49 इस सम संख्या की विषम संख्या, तो 49 दोस्तों हमारी विषम संख्या, तो विषम संख्या की जब भी -1 उसकी पावर विषम होता है उसका मान कितना होता है 1, तो यानी कितना -1 हो जाएगा। यहाँ -1 की पावर 25 क्या सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सर विषम है इसलिए इसका भी मान कितना -1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो -1 से माइनस कर गया, 1 मान 1 यानी कि 1, ऑप्शन ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पाएंगे, समझ पाए, इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 7th, 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, इसका तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। खूब प्रश्न कराए दोस्तों ऐसे, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, सब पे दोस्तों मैंने खूब प्रश्न कराए हैं। 3 और लिखेंगे माना क्या, 3 और 12 का तृतीयानुपाती बराबर दोस्तों x, ऐसे ही लगाएंगे पेपर में। यानी देखिए 3 है, कामा 12 हो गया और x तीसरे नंबर तृतीया का, इसे तीसरे नंबर पर। अब देखिए इसको एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, कैसे, इसको लिखेंगे 3:12, तृतीया अनुपाती कहाँ, और फिर यहाँ बीच में बराबर हो जाएगा 12:x। बराबर का तो यहाँ चाहो समानुपात भी लगा सकते हैं, क्योंकि समानुपात वाला ही प्रश्न है दोस्तों, तृतीया अनुपाती पूछा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, चाहो तो यहाँ पर आप दोस्तों समानुपात भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या क्या, 3:12 कर लिया, फिर 12 को फिर से किया शामिल और x हो गया, इसको लिख सकते हैं 3/12, और समानुपात की जगह दोस्तों बराबर लगा सकते हैं, 12/x हो गया। काट लीजिए,
3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी कि 1/4 बराबर 12/x। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 से तो x हो जाएगा 12 चौका 48, x की वैल्यू दोस्तों 48 आएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः, आप इसके नीचे लिखिएगा अतः 3 और 12 का तृतीयानुपाती बराबर दोस्तों कितना, 48। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला 7वें के बाद दोस्तों 8वां, ध्यान से देखिएगा 8th नंबर क्या कह रहा है, ये तो नोट कर लीजिए। 8वां दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए ये फैक्टर वाला है, a³ माइनस a² माइनस ab, ठीक है, प्लस का a प्लस का b माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों अति लघु में मैंने पूछा है, कराया। ये प्रश्न दोस्तों वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका। आपसे दोस्तों कह रहा है a³ माइनस a² माइनस का ab प्लस का a प्लस का b माइनस का 1, इसके में फैक्टर करने, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, a³ माइनस a² ऐसे रहा, माइनस का ab दोस्तों अपनी जगह पे रहा, और जो प्लस का b इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो प्लस का b प्लस का a माइनस का a 1 हो गया। ठीक है, क्या किया, माइनस का a भी अपनी जगह पर है, प्लस का b को यहाँ उठा लाए, प्लस का a अपनी जगह पर, माइनस का 1 अपनी यहाँ पर हो गया। अब ध्यान समझिए, इसमें कॉमन ले लें, तो यहाँ से दोस्तों a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a ही तो बचेगा। जब a² कॉमन लिया तो ये बचा है कि यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस का b कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस का b कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। भाई यहाँ जब माइनस का b कॉमन लिया, किसमें, इन दोनों में कॉमन, इस तरीके से लेना है। यहाँ a² कॉमन लिया तो a बचा -1, यहाँ पर देखिए b कॉमन, दोनों में b दिख रहा है, b कॉमन ले लिया तो माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर आ गया, तो प्लस का ये बचा, और माइनस प्लस माइनस हो गया 1 हो गया। अब देखिए अगला ब्रैकेट a -1 बनाना है, इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो a ऐसे रहा, a -1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, a -1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में a² माइनस b प्लस 1। नहीं समझ में कहाँ से आया भाई, a -1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, a², यहाँ से a -1 बाहर आ गया तो b बचा, यहाँ से a -1 बाहर आ गया तो 1 बचा रह गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर, 9th दोस्तों आपसे कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 41, 42, 43, 38, 35, 34, 42, 37, 40 तथा 36 किलोग्राम है। 36 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों आप जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इससे तो आप परिचित हैं। समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अच्छा 10 बालिकाओं के भार दे रखा कितना, लिख लीजिएगा। पदों को दिया है, क्या दिया है, क्या पदों की संख्या, बराबर 210। और दोस्तों क्या देखा, भार, बालिकाओं का भार, क्रमशः दोस्तों क्या दे रखा है, ध्यान समझिए।
41 बराबर 42 43 38 35 34 42 37 40 37 40 और 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा समांतर माध्य इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सिंपल सा लिखना है। अब चूंकि यहाँ बालिकाएं हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बालिका के रूप में लिखना चाहें तो बालिकाओं के भारों का योगफल बटे बालिकाओं की संख्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या यदि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या ना लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं बालिकाओं के भारों का योगफल बटे बालिकाओं की संख्या, इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। ये सामान्य फार्मूला होता है, कहीं भी लिख सकते हैं। 41 42 सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये शब्द से दोस्तों हमने जोड़ दिया और बटे कितना 10, ये हमारा समांतर माध्य हो गया। अब इनको सबको ऐड करना है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड करिए। ध्यान समझिएगा 1 2 3 3 6 8 6 14 14 5 19 4 23 23 2 25 7 32 और 6 32 6 38 सांसें आ जाके दोस्तों 3 तो 3 4 7 4 11 4 15 3 18 3 21 और 21 3 24 4 28 3 31 4 31 4 35 और 35 3 38 बटे 10, यानी दोस्तों कितना 38.8 किलोग्राम। तो नीचे लिखना अतः क्या पूछा था, इनके भारों का समांतर माध्य, नीचे लिखिए अतः भारों का समांतर माध्य बराबर 38.8 किलोग्राम। ठीक है, समांतर माध्य ये है। नीचे क्या लिखेंगे अतः भारों का समांतर माध्य बराबर कितना 38.8 किलोग्राम। दोस्तों इस तरीके से लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, अगला 9 के बाद 10वां देखिए। ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा क्या दोस्तों होता है, आपसे दोस्तों कह रहा है क्या दिया है इसमें और क्या कहा है। आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई 3 मीटर, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान समझो क्या चाहिए हमें, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप ध्यान समझो तो कमरे की लंबाई क्या दिया, कमरे की लंबाई स्मॉल एल बराबर 4 मीटर, लेंथ कहते इसलिए स्मॉल एल मान लिया, और कमरे की चौड़ाई विड्थ बी बराबर। ठीक है, आगे देखो
कमरे की ऊंचाई h बराबर दोस्तों कितना हो गया 3 मीटर। ठीक है, अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है। ये आप जानते हैं, मैंने कराए हैं प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट में भी कराए हैं, जब मैंने सिलेबस कराया था उसमें भी कराया था। 2L दोस्तों आपका कितना 4 है और B दोस्तों आपका कितना 3.5 है और H दोस्तों आपका 3 है। सॉल्व कर लीजिए तो 2 गुणे 4 3 7.5 गुणे 3 हो गया। मल्टीप्लाई करें तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10 होगा, 2 सौ 14 15 15.0 गुणे 3 यानी दोस्तों कितना 15 तिया 45 का क्षेत्रफल पूछा है और मीटर में देखा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो नीचे इसके लिख लीजिएगा। अतः कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 45 वर्ग मीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगला देखिएगा तो दोस्तों 10 के बाद दोस्तों 11वां नंबर और अंतिम प्रश्न दोस्तों यह है अतिलघु का। गेरवा दोस्तों आपसे कह रहा है x² प्लस 7x माइनस प्लस का 14 को x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, ये तो बहुत आसान है। आपको इसमें क्या भाग देकर हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों x² प्लस का 7x है ना, 7x प्लस का 14 को दोस्तों भाग देना x प्लस 3 से। अब ध्यान समझिए, सिंपल कर लेते हैं। x प्लस 3 x² प्लस 7x प्लस का 14। आप जानते हैं कि पहले टर्म को हमेशा काटना होता है, तो यहाँ x² यहाँ x, किससे मल्टीप्लाई करें x को, x² बन जाए तो जाहिर सी बात x से करेंगे तो x² और प्लस का 3x हो गया। कितना बचा, साइन बदले माइनस, माइनस से कैंसिल तो कितना 4x बचा, प्लस का 14 नोट कर लेंगे। अब 4x लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 4 से, तो 4 एकम 4 और x 4x हो गया और प्लस 4 3 12, 2 शेषफल बचा। तो दोस्तों आपसे क्या कहा था, भागफल का शेषफल ज्ञात करना। अतः भागफल बराबर दोस्तों आपका आया x प्लस 4 और शेषफल बराबर 2। ठीक है, क्लियर हो आप। चलिए अब दोस्तों ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर चलेंगे। नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया था, पता चला हमने नोट कर दिया। अब दोस्तों चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्नों पर। किस पे चर्चा करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न जो दोस्तों आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। 12 नंबर दोस्तों कह रहा है, ये भी दोस्तों फैक्टर वाला है, x² माइनस a प्लस 1/a x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसके फैक्टर। x² माइनस a प्लस 1/a x प्लस 1। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस प्लस माइनस का a और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1/a और x हो गया प्लस 1। अब ध्यान समझिए, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, x कॉमन में आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² था, x बचा, x माइनस 1 भाग करना होता है कॉमन का मतलब। यहाँ से देखिए माइनस का 1/a कॉमन लेंगे
कॉमन का मतलब भाग करना होता है, इसलिए 1/a कॉमन लिया तो x बचा जाएगा। इसको दोस्तों जब भाग करेंगे 1 को 1/a से भाग करेंगे तो a ही आएगा। कैसे? मैंने आपको समझा रखा, जब 4 टर्म होते तो पलट जाते, इस 1 के नीचे 1 मान सकते हैं और a/1 तो कितना बचेगा? a ही तो है, a/1 आएगा तो a ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या मिला आपको, x माइनस a और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1/a। आसान था। तो कभी के बाद दोस्तों 2 नंबर में बहुत आसान प्रश्न आ जाते हैं। चलिए, पर दिक्कत क्या होगा, इतना भी आसान नहीं था, यहाँ कॉमन वाला चक्कर था, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है। अगला, बाकी एक ही नंबर में भी पूछ सकता है यही प्रश्न। 13 नंबर, बहुत बेहतरीन प्रश्न 13 नंबर, ध्यान से समझिएगा। भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए, भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए, भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या 3 + y, ध्यान समझिएगा, 3 + y, इसको रख कर दो ना, टू वाई की पावर 4 प्लस 8y³ प्लस का 7y² प्लस का 4y प्लस 3 का एक गुणनखंड है, ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। अब हमें बताना क्या है कि भाग संक्रिया द्वारा हमें ज्ञात करना है कि 3 + y जो ये दे रखा है ये इसका एक गुणनखंड है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसको हम भाग करते हैं, फिर बताते हैं कि गुणनखंड कैसे पहचानते हैं। ध्यान समझिएगा, 3 + y, 2y की पावर 4 प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस का 4y प्लस 3। पहले इससे भाग करो, सिंपल जैसे करते हैं भाग वैसे करेंगे। देखिए क्या करना होगा। अच्छा, इसको 3 + y लिखा, इसको y + 3 भी लिखे, कोई दिक्कत है भाई? 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो इसको y + 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब पहला टर्म हमें काटना होता है, तो y में किससे मल्टीप्लाई करें पहला टर्म कट जाए? तो आपको पता है y में है दोस्तों, हम 2y की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा और y की पावर 1 यहाँ है और 3 यहाँ, 4 हो जाएगा कि नहीं? तो y की पावर 4 होगा, प्लस का 2y की पावर 3 ऐसे ही रहा। ध्यान समझिए, यहाँ प्लस इसलिए माइनस, यहाँ प्लस इसलिए माइनस, साइन बदलते हैं तो जानते हैं घटाते वक्त ये कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा? प्लस का 8y³ और माइनस का 2y³, मतलब कितना बचेगा? 6y³ और प्लस का 7y²। अब ध्यान समझिए, इसको काटना है तो किससे इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई, तो 6y², एक कम करके तो 6y²। तो क्या दोस्तों कितना बचेगा? देखिए 6y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, देखिए 2 यहाँ 1 यहाँ, तो y की पावर 3 हो गया और प्लस 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 कितना? 6 3 18 y², 6 3 18 y²। देखिए ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना? 7y² है, यहाँ पर माइनस का 18y है। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों? यहाँ 7y² है, यहाँ 18y है। अब दोस्तों हमें इसको क्या काटना है? अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, यहाँ देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर मिस्टेक ये हुई, जाके इसको बेटा अभी बताते हैं। आपने जब मल्टीप्लाई किया तो इससे किया तो 2y की पावर 3 प्लस 1 4 होगा और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 होगा, 2 थोड़ा होगा बस 6 और y³ ये होगा। अब सही है। अब देखिए ये माइनस, तो यहाँ दोस्तों कितना बचेगा हमारा? 2y³ और प्लस का 7y²। ठीक, अब सही है, 2y³ और 7y²। अब ध्यान समझिए क्या काटना है, यहाँ कितने से लगेगा? 2y³ है यहाँ, तो 2y³ है तो यहाँ दोस्तों y की पावर 2 लगा दें, 2y², तो 2y की पावर 1 यहाँ 2 वहाँ, तो y की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा? 2 3 6y² हो गया। ठीक है, नोट करिए, अभी बताते हैं इसके आगे। देखिए
तो दोस्तों आप क्या यहाँ से फिर चिन्ह बदल लें, प्लस का है तो माइनस का हो, प्लस का है माइनस का, इसको काट दिया। तो दोस्तों हमारे पास कितना बचेगा, 7y² में से माइनस का 6y² जाएगा, सिर्फ y² बचेगा। और यहाँ दोस्तों आपका 4y बचा जाके। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ y है, यहाँ y², तो किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें y से मल्टीप्लाई कर दे प्लस के, तो y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y² हो जाएगा, और प्लस का कितना 3 और y यानी कि 3y हो गया। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ बचा कितना, ये प्लस का इसलिए माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 4y माइनस का 3y जाएगा तो y तो बचेगा प्लस का 3। अब दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 1 से, क्योंकि देखिए y में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा y मिल जाए, जाहिर सी बात y में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिल जाएगा। तो कितना y हो गया यहाँ पर, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 हो जाए। देखिए पूरा हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 है। 0 दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो इसके नीचे 0 लिखा है। आपसे पूछा क्या था, भाग संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए क्या 3 + y इतने का एक गुणनखंड है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछे है कि नहीं, ये आपसे पूछा था क्या 3 + y इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, ये पूछा था आपसे। तो दोस्तों ये तब हमें पता चलेगा कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, मतलब शेषफल या 0 आएगा, तो दोस्तों या 3 + y या y + 3 इसका गुणनखंड होगा। यदि रिमाइंडर यहाँ कोई ना कोई डिजिट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा, तो दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ y इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसके नीचे लिखेंगे। अब इसी के नीचे मैं यहाँ लिखा हूँ अतः या चूंकि शेषफल 0 है, 0 या हिंदी में 0 लिख सकते हैं, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए दोस्तों भाजक, और भाज्य क्या है, भाजक कितना 3 + y या y + 3, भाज्य दोस्तों हमारे पास क्या है 2y⁴ + 8y³ + 7y² + 4y + 3 का एक गुणनखंड है। इतना दोस्तों आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, हाँ आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि क्या चूंकि शेषफल 0 है, और जैसे यहाँ कुछ शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे चूंकि शेषफल ये है जो, या चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आएगा तभी भाजक जो होगा वो भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 33 के बाद दोस्तों ये हो गया ना। अब इसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रख करूं, फोर्टीन नंबर देखिएगा। चलिए इतना नोट कर लिया हुआ ना। 14 कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। आगे दोस्तों आपसे कहता है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, या हो। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है
क्या कह रहा भैया कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 5,000 रुपये जमा किए। हर्षिता है जिसने क्या राष्ट्रीयकृत एक बैंक थी उसमें 5,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, आगे कहता है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। वो मतलब आपसे जानना चाह रहा है कि हर्षिता को 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे। आगे कंडीशन लगी यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे दोस्तों। इसमें आपसे पूछा है बैंक 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया, मिश्र धन पूछा गया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी जितने रुपए जमा किए होंगे उसके साथ 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रुपए जो जमा किया उसी पे ब्याज मिलेगा। तो आपको पता वो मिश्र धन ही तो होगा। अब ध्यान समझिए क्या दिया है, मूलधन प्रिंसिपल कितना 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों 2 वर्ष बाद समय, टी से लिखने या एन से लिखने, 2 वर्ष, टी एन किसी से लिख सकते हैं। और दर दोस्तों क्या ऐसे लिखते हैं, आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कितना 8%। ठीक है, ये भी वार्षिक दर है, कैसी वार्षिक, 8% वार्षिक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो उसे कितने रुपए मिले, हमें ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या चाहिए, मिश्र धन, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T या N। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों। ए बराबर P कितना हमारा 5,000 है, 1 + R कितना दोस्तों हमारा 8/100 और N कितना है 2। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करो, ऊपर से सॉल्व करता हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा। तो ए बराबर दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 5,000, तो ऐसे ही रहा, इसको काट लीजिए। तो देखिए किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये तो बचा है कि, यानी कि 5,000। यहाँ देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ 1 + 2/25, 1 + 2/25 की पावर 2, यानी कि ए बराबर 5,000। और यहाँ दोस्तों आपका देखिए यहाँ ऐसे लेंगे तो 25 से कम 25 2 27, 27/25 की पावर 2 हो गया। अब देखिए ए बराबर कितना होगा 5,000 गुणे 27/25 गुणे 27/25। लिख सकते हैं कि नहीं 2 बार, कोई दिक्कत है इसमें, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 27/25 27/25 भाई 2 लगा था। अब देखिए काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 200 आया, और 25 से कम 25, 25 8 200 होता। ए बराबर दोस्तों 27 की मल्टीप्लाई 27 से कर लीजिए, तो कितना होगा 27 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18 और ये 54 हो गया। 27 दूना 54 तो होता है, तो 9 8 4 12 और 5 6 6 729 ही आएगा, 729 मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ से ए बराबर दोस्तों कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें 729 आया था। देखिए 8 9 72 की 2 वहाँ से लाएंगे दोस्तों 7 और 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 हंसे लाएंगे दोस्तों 2 और 8 7 56 2 58 5,832 रुपये। तो नीचे लिखिएगा अतः क्या पूछा था, तो अतः 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, तो लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख दीजिएगा, अतः हर्षिता को 2 वर्ष बाद ₹5,832 मिले। क्या लिखेंगे, अतः हर्षिता को 2 वर्ष बाद रुपये 5,832 मिले। लिखिएगा जरूर, ये लिखना दोस्तों जरूरी है आपको। चलिए नोट करिए 5,832 रुपये। अगला देखिएगा 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a बराबर x सच डेट x² - x - 6 के गुणनखंड, ठीक है। आगे कहता है b बराबर
b बराबर दोस्तों आपके पास है x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 हो तो A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है यदि a बराबर आपको दे रखा है, क्या दिया है a बराबर दोस्तों x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड, ये दोस्तों आपको एक दे रखा है। ठीक है, और b इतना दे रखा है तो आपसे a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b पूछा। b बराबर दोस्तों आपके पास कितना है x माइनस 2 और x माइनस 3 पूछा। क्या है आपसे a यूनियन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान समझिएगा a वाला दोस्तों जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, ध्यान समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा जानते हैं 6 के ऐसे गुणनखंड निकालिए तो गुणा करें तो 6 आए, यहाँ दोस्तों 1 है तो और यहाँ साइन माइनस है इसलिए घटाएं तो दोस्तों हमारा 1 आ जाए। तो 3 दूनी 6, ये इसके बताने की जरूरत तो नहीं, फैक्टर तो आपको आते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएं। अब ध्यान समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2x माइनस 6। इसमें कामन लीजिए तो क्या मिलेगा, x कामन मिलेगा तो x माइनस 3 बचा, इसमें प्लस का 2 कामन ले लें तो x और 2 3 6 माइनस का 3। इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ। देखिए x माइनस 3 यहाँ बचा जाके मेरे पास कामन x माइनस 3 और ये कितना x प्लस 2 बचा जाके x प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखो क्या x माइनस 3 हो गया x प्लस 2, ये इसके फैक्टर आए जाके। यानी दोस्तों यहाँ से a बराबर आपका आ गया, a बराबर क्या, जहाँ x सच डेट एक्स स्क्वायर x माइनस 6 के गुणनखंड लिखा था तो दोस्तों x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड क्या है x माइनस 3 और x प्लस 2 आए देखिए। ठीक है, अब b बराबर दोस्तों आपको दे ही रखा, ये देख दोस्तों आपसे पूछा क्या a यूनियन b, पहला पार्ट a यूनियन b। देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 2 और यूनियन निकालना है, और b की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3। ध्यान समझिए दोस्तों, यूनियन का मैंने बताया था कि एलसीएम जैसे निकालते हैं सब कुछ लिखते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे बाकी सब कुछ लिख लेंगे। यानी दोस्तों यहाँ से क्या आएगा a यूनियन b बराबर, देखिए x माइनस 3 लिख लिया, इसमें भी x माइनस 3 तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या x प्लस 2, क्या उसमें x प्लस 2 है, नहीं तब भी लिखना पड़ेगा, यहाँ x माइनस 2। ये दोस्तों 3 हो गए हमारे। ठीक है, जो कॉमन था x माइनस 3 कॉमन था उसको लिख लिया, बाकी जो शेष बचा उसको भी लिखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों a इंटरसेक्शन b, ये मैंने आपको बताया जैसे मासा निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, क्या x माइनस 3 a की जगह पर x प्लस 2, भाई a की जगह पर दोस्तों हम कितना रखेंगे, ये देख x माइनस 3 x प्लस 2 और b की जगह पर दोस्तों ये रखेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ध्यान समझिए क्या आएगा, तो a इंटरसेक्शन b बराबर कितना, जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। तो x माइनस 3 यहाँ x माइनस 3 ये कॉमन है, बस यही लिखेंगे, x प्लस 2 यहाँ x माइनस 2 तो कॉमन है, बस यही हो जाएगा। तो नीचे लिखिए आता a यूनियन b बराबर कितना आया x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 2 और a इंटरसेक्शन b बराबर x माइनस 3। बढ़िया डिजाइन बनाकर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर, ध्यान से समझिएगा 16 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 16 नंबर, बढ़िया प्रश्न 16 नंबर भी। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई
75 सेंटीमीटर, 75, 75 सेंटीमीटर, कामा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे कामा 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके, ध्यान समझिएगा, गुटके बनाए जा सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है, ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे? आपसे दोस्तों कह रहा है एक लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे? दिया है क्या? लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई। तो घनाभ टुकड़े की लंबाई, लकड़ी के टुकड़े की लंबाई, लकड़ी और लकड़ी दोस्तों कैसी? घनाभ। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई L बराबर दोस्तों दे रखा आपको कितना? 75 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या, लकड़ी दोस्तों है कैसी? घनाभाकार है। तो घनाभ की चौड़ाई को दोस्तों 20 से लिखते हैं। तो विड्थ दोस्तों हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बहुत आसान प्रश्न है, अभी देखिएगा आगे समझ में आएगा। उसके बाद लकड़ी, ये भी दोस्तों कैसी? घनाभ के आकार की तो है लकड़ी है। और बार बार घनाभ लिखो या खाली एक बार लिख लो, बात चलेगा। कि ऊंचाई H बराबर दोस्तों आपको हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों गुटके, तो गुटका भी दोस्तों कैसा है दोस्तों? घनाभ के आकार का ही होगा। तो गुटके की लंबाई, देखिए यहाँ लंबाई, दो लंबाई यहाँ है, इसलिए दोस्तों इस लंबाई को L डैश मान लेते हैं। कितनी? 15 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? दो लंबाई है तो अलग अलग मान लेंगे। फिर गुटके की चौड़ाई, विड्थ, ये कितनी दोस्तों? B डैश, भाई यहाँ B डैश का मान चुकी है इसलिए B डैश हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए गुटके की ऊंचाई, ये H डैश दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा। आपसे क्या पूछा? गुटकों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए गुटकों की संख्या वाला दोस्तों होता है, ध्यान समझिएगा, लकड़ी ब्रैकेट में घनाभ का आयतन बटे गुटके का आयतन। जब कोई आकृति दे रखी हो उसमें से वही आकृति के छोटे छोटे पार्ट निकालने हो तो उसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में कि जब भी क्या आपको जैसे यहाँ घनाभ के आकार के लकड़ी दे रखी थी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता थी और उसमें से छोटे निकालने थे, गुटके बनाने थे, तो जब भी ऐसा निकले कहे आपसे तो उसके आयतन को और क्या जो बनाना है उसके आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो गुटकों की संख्या दोस्तों यहाँ से कितनी हो जाएगी? क्या? L इंटू बी इंटू एच अपान L डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश। घनाभ का भाई दोस्तों आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों लकड़ी यानी घनाभ का आयतन कितना? L इंटू बी इंटू एच हो गया और गुटके का L डैश बी डैश एच हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। L दोस्तों आपका 75 है, B आपका 15 है और H दोस्तों आपका 5 है। अपान में L डैश दोस्तों आपका 15 हो गया, ये दोस्तों B डैश 3 हो गया और H 1 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 3 एकम 3 हो गया,
3 दूनी 6, 3 बचे 15, 25 पंचे 125। तो क्या लिखेंगे, अतः गुटकों की संख्या बराबर 125। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर दोस्तों, ये सेकेंड लास्ट, इसके बाद 18 बस मॉडल पेपर पहला कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। देखिए दोस्तों 17 नंबर आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये 15 था, सॉरी बात, इसके बाद 15 के बाद 16 भी तो देखना है। 16 15 था ना, 16 17 18, इसके बाद इसको छोड़कर 2 प्रश्न इसके बाद और है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों कह रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा चित्र भी बना इसका, चित्र देखिए कैसे बना है। ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये बी सी जीवा है, बी ओ और बी ये हमारा उसका केंद्र होगा। ये इससे मिला दिया गया, ये पॉइंट ए, ये आपको 40 दे रखा। ध्यान समझिए, कह रहा दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ बी सी 40 डिग्री है, तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, दिया है एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री और बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान समझिएगा, त्रिभुज बी ओ सी में त्रिज्या क्या ओ बी बराबर या त्रिज्या ओ सी बराबर त्रिज्या ओ बी होगा। अरे भाई वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती तो ओ सी ओ बी के बराबर होगा, या ओ बी पहले कर लो। अरे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओ बी ओ सी कुछ भी करो, ओ बी बराबर ओ सी। अब देखिए जब त्रिज्याएं बराबर होंगी तो जब भुजाएं बराबर होती है उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखिए ओ बी के सामने कोण कौन सा बनना, एंगल सी। इसीलिए एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी। भाई ओ बी के सामने एंगल सी बनेगा, ओ सी बी, और किसके सामने का, इसके सामने का एंगल ये बनेगा सी ओ बी या बी। ठीक है, ओ बी सी। अब देखिए एंगल ओ सी बी कितना हो गया, ओ बी सी कितना, ओ बी सी क्वेश्चन में देखा 40, तो ये भी दोस्तों आपका 40 निकल के आ गया। जो नीले से निकल रहा लिख रहे हैं वो निकला है। अब देखिए त्रिभुज यहाँ लिखेगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस का कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण है कि नहीं। अब देखिए बी ओ सी, हमें बी ओ सी तो चाहिए, तो एंगल बी ओ सी प्लस ओ सी बी आपने 40 निकाला है और ओ बी सी आपको 40 दे रखा है, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझना, बी ओ सी प्लस 80 डिग्री, 40 प्लस 40 80 डिग्री, 180 डिग्री, यानी बी ओ सी बराबर 180 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो एंगल बी ओ सी यह वाला दोस्तों आपका आएगा 100 डिग्री, ये वाला कोण दोस्तों आपका है 100 डिग्री। आप जानते हैं एक स्टेटमेंट लिखिएगा, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल वृत्त के केंद्र पर बना बी ए सी बटे 2 बराबर एंगल, एक मिनट, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, तो केंद्र पर बी ओ सी
केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो हमें क्या चाहिए, कौन सा, BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BOC बटे 2। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए क्या, चूंकि यहाँ लिखिएगा चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसलिए BAC वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसी का उल्टा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए एंगल BAC बना कितना 100 डिग्री, BOC 100 है बटे 2, काट लीजिए 50। तो क्या लिखेंगे, अतः एंगल BAC बराबर 50 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर, यही आपसे पूछा था। ठीक है, कर लेंगे। चलिए 17 नंबर, अब दोस्तों सेकेंड लास्ट है भाई, ऊपर मिट गया है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दो संख्याएं जो 8:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 12.5 है, 12.5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। आसान प्रश्न दोस्तों ये भी है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान होते हैं। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर, अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है इसलिए इसको क्या बड़ी संख्या 8x हो जाए, जो बड़ा अनुपात है बड़ी संख्या हो जाएगी, और छोटी संख्या बराबर 5x हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या आपसे कहा कि जो छोटी संख्या है, देखिए यहां भी छोटी संख्या आपकी 5x है, यहां भी छोटी संख्या 12.5 है, यानी कि 5x की वैल्यू दोस्तों आपकी 12.5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। यहां से x की वैल्यू निकालें तो 12.5 बटे 5 काट दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाए 5 25, यानी कि x की वैल्यू 2.5 आई जाके। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, तो बड़ी संख्या बताइए। तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर कितनी दोस्तों, 8 इंटू x की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई करें तो 8 × 40 और 8 × 16 4 20.0 यानी कि 20 आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 20। हमारा ये फाइनल आंसर ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अंतिम प्रश्न 18 नंबर देखिएगा ध्यान से। मॉडल पेपर का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 12 नहीं 19, 13, 10, 20, 22 और 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22। इन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, तो सबसे छोटा दोस्तों आपके पास क्या 8,
फिर 9, 9 के बाद दोस्तों क्या है 10, 10 दो बार यहाँ भी यहाँ पर, तो 10 दो बार हो गया। 10 के बाद दोस्तों क्या है 11, 11 के बाद दोस्तों 12, 12 के बाद दोस्तों क्या है 13, और 13 के बाद दोस्तों कितना है 13 के बाद 19, 19 के बाद 20, और 20 के बाद 22। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए अपने ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि सारे आ गए। देखिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कितने दोस्तों 10, और 10 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप कहेंगे सम संख्या। और जब सम संख्या होती है तो दोस्तों माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे पूरे का बटे 2 होता है। ये तो आप जानते कि नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से समझिए माध्यिका बराबर n दोस्तों यहाँ 10 है तो 10/2वें पद का मान प्लस 10/2, ये 2 ऊपर है इसका 10/2 प्लस ये 2 दोस्तों इस फार्मूले का है प्लस 1वें पद का मान। ठीक भैया, और बटे में कितना 2। अब ध्यान समझिए 2 एकम 2 2 पंचे 10, 2 एकम 2 2 पंचे 10। अब ध्यान समझिए हमारे पास क्या बचा जाके माध्यिका बराबर 5वें पद का मान प्लस, अब देखिए 5 प्लस 1 छठा होगा कि नहीं, 6वें पद का मान बटे 2। अब ध्यान समझिएगा इसके बाद दोस्तों, इसके बाद कहाँ करूँ, तो जगह भी नहीं बची, यहीं पे वैल्यू पुट कर दूँ। चलिए यहाँ करता हूँ, इसके बाद थोड़ा डिजाइन बन गई, कोई बात नहीं। देखिए अब देखिए माध्यिका बराबर यहाँ से हो जाएगा माध्यिका बराबर, देखिए 5वें पद का मान, तो यहाँ से गिनिए इसमें जो आपने आरोही क्रम में लिखा है असेंडिंग आर्डर में 1 2 3 4 5, 5वें पे 11वां है देखिए, और उसके बाद उसको क्या करा 6वां, तो 5वां ये है, छठा कौन सा होगा 12, तो 11 प्लस 12 बटे 2, 2 ये वाला आ गया। ऐड कर लीजिए तो 11 प्लस 12 दोस्तों कितना 23/2, और 23/2 का दोस्तों क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर भाग करिए तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे लिख दूँ इक्वल टू 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10, 11.5। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक इस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। यदि हमने जो मेहनत की है आपके समझ में आ रही है, जो मैंने प्रश्न प्रोवाइड कराए वो समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज का जो सेशन है, आज की क्लास है, आप सभी मित्रों को कैसी लगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहें। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले मॉडल पेपर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।